अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी साजिद तार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर, आज हम बात करेंगे इजराइल की। बार बार बात की जा रही है कि शायद वो ईरान पर अटैक करे और क्या सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर जो सऊदीया के आए हैं, उनके विजिट को आप किस तरह देखते हैं। और इलेक्शंस होने वाले हैं 2 से 3 दिन में। भारत में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी को भी और साथ कांग्रेस को भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि इजराइल के हवाले से जो इस वक्त दुनिया के अंदर चीजें चल रही हैं, वो ये तो एक तो यहाँ पे मैं एक कल बहुत अफसोसनाक वाकया न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है कि अमेरिका के झंडे जलाए गए, हमास के झंडे लहराए गए और उसके बाद डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए और अमेरिकन कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पब्लिक के सेंटीमेंट्स जो हैं वो एंटी वॉर हैं और अमेरिका एक बंद गली के अंदर फंसा है कि क्या करे, आगे कहां जाए। और मुसलसल वो नारे तो ये लगा रहे हैं कि हम अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं है। दुनिया मिले जुले चीजों अपने इसका इजहार कर रही है कि शायद ये नूरा कुश्ती थी, इनकी मर्जी से ये सारा जो कुछ किया था उसमें उनका 72 घंटे का नोटिस, फिर 10 घंटे का नोटिस और उसके बाद फौरन ईरान की तरफ से ये जवाब आना कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। हालांकि सिर्फ 15 मिसाइल, उन 300 में से 15 मिसाइल गिरे वहां पे और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके बाद अभी रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो ये लेकिन वार कैबिनेट जो है वो मुसलसल उनकी हर रोजाना मिल रही है और वहां से जो चैटर्स आ रहे हैं तेल अवीव से, इजराइल से, कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक मौका है कि वो हमला करके ईरान के एटमी तनसीबात, एटॉमिक उनके जो एसेट्स हैं उनको उड़ा दें। जब मैं इसको तफसील से पढ़ रहा था कि जो उनके पास एक तो उन्होंने जब पिछली दफा इजराइल ने हमला किया था तो उसके बाद उन्होंने अपने एटमी जो एसेट्स हैं उनको उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड किया पहाड़ी इलाके में, ताकि मिसाइल अटैक से, एयर अटैक से बचाया जा सके। फिर वो अपने ज्यादातर एटॉमिक एसेट्स को अंडरग्राउंड ले गए, जेर जमीन, जमीन के नीचे उन्होंने चीजें एस्टेब्लिश की। दूसरा उनकी तरफ से ये था कि हमने, ईरान कहता है, हमने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना था, हमने चेक कर लिया है, हमारे पास डाटा मौजूद है, अब दोबारा हम अगर अटैक करेंगे तो हमें इजराइल की वीकनेसेस का पता चल चुका है। उस हिसाब से सबसे बड़ा खतरा यह है कि हिजबुल्लाह के पास लेबनान में 1.5 से 2 लाख रॉकेट मौजूद है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इजराइल अपने अटैक मुसलसल जारी रखे हुआ है, चाहे वो गाजा के ऊपर हो, हैफा के ऊपर हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में। ये सूरत हाल है। लेकिन अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है, इजराइल के अंदर भी बीबी नेतन्याहू लोगों की सपोर्ट लूज कर चुके हैं। यहाँ अमेरिका के अंदर जो है लिबरल जो हमारे बच्चे हैं अमेरिकन, वो सड़क पर हैं। बाइडन जंग की सपोर्ट तो हार रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो इलेक्शन नहीं हारेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन फेयर होने के चांसेस बड़े बहुत मिनिमम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको मुसलसल एक क्रिमिनल केस के जरिए रोजाना अदालतों में घसीटा जा रहा है, उनको उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे ये भी रिपब्लिकन इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है उनको बड़ी जल्दी अरेस्ट कर लिया जाए। ये सूरत हाल है जंग की। यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया का एक डेलीगेशन पाकिस्तान मौजूद है। इस पे बयान देने से पहले मैं ये बताऊंगा कि सूरत हाल पाकिस्तान की क्या है। एक कहावत है, हिंदी उर्दू पंजाबी की कर लें, कि हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे, आप हमारे घर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। सऊदी अरेबिया वाले आए हैं, वहां पे शोर किया जा रहा है मेरे जख्मी मुल्क के अंदर कि यहां पे जी दूध की नहरें चलेंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। दर हकीकत एक ओपन एयर ऑक्शन है कि और लूट सेल है। आप एक सूबा खरीदें, 2 सूबे फ्री देंगे साथ। ये सूरत हाल वहां पर है। मेरे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा। तकरीबन सारी कैबिनेट ही उठ के सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान आ गई, जिसमें बिलखसूस एग्रीकल्चर मिनिस्टर और मादनियात, मिनरल के मिनिस्टर्स उनके साथ मौजूद हैं। अब एग्रीकल्चर का क्या मजाक है कि कंट्री जो खुद, जिसकी पहचान एग्रीकल्चर कंट्री है, वहां पे बाहर के लोग आ रहे हैं कि हम यहां पे एग्रीकल्चर किस तरह करेंगे।
शायद उन्हें यह पता नहीं है कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर के साथ क्या करते हैं। पहले अपनी चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसी चीनी को इंपोर्ट करते हैं, कागजों में, चीनी गोदामों में पड़ी रहती है। शायद उन्हें यह नहीं पता यहाँ पे एग्रीकल्चर का माफिया कितना स्ट्रॉन्ग है। सिंध की सारी शुगर मिलें जरदारी साहब की हैं। पंजाब की सारी ज्यादा मियां साहब के दोस्त हैं, या मियां साहब की अपनी है, या उनकी पार्टी के लोगों के एक माफिया है, जिसको मुर्शद पाक भी आए थे तो चीनी का बहुत बड़ा स्कैंडल था। शायद अरबियों को इस चीज का नॉलेज नहीं है। देखें क्या करते हैं वो। दूसरे हमारे भाईजान जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर हैं। कल ब्लूमबर्ग के ऊपर उनका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 3 जी सर, आप आईएमएफ का कुछ कह रहे थे। मैं बात ये कर रहा था कि इस वक्त हमारे जो वजीर फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वॉशिंगटन डीसी आ चुके हैं, और कल एक आर्टिकल आया ब्लूमबर्ग के अंदर, मैंने उस पर ट्वीट भी किया, और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के 3 साल चाहिए और बड़े जरूरी है। मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में किसके पास गारंटी है कि हुकूमत 3 साल चलेगी? सबसे पहले तो ये बात। दूसरा, आज तक कोई रिफॉर्म हुई है पाकिस्तान के अंदर? मेरा ये क्वेश्चन सिर्फ 3, 4 साल, 5 साल का नहीं है, 76 ईयर्स का है। सबसे बड़ा इशू आपको मैं बता देता हूं यहाँ बैठे हुए इकोनॉमिक्स का ये है कि आपके जो रूलिंग माफिया है, रूलिंग एलीट है, वो टैक्स नहीं देती। सबसे पहले ये। दूसरा, आपके स्टेट आप नेशनलिस्ट नहीं है, आप कौमी बुनियादों पे फैसले नहीं कर पाते, आप स्मगलिंग में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरे, आपके फंडामेंटल चीजें जो हैं, आपकी एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं, आपकी फाइनेंस आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने वालों के बच्चे लंदन बैठे, उनके अकाउंट तक नहीं पाकिस्तान में, उनके बिजनेस भी सारे पाकिस्तान से बाहर है। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि को पाकिस्तानी लीडर ढूंढें जो पाकिस्तान के हक में फैसले, जो पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करें। तो सबसे पहला तो रिफॉर्म ये करें कि करप्शन को रोकें। सबसे पहली रिफॉर्म ये करें कि दहशतगर्दी को रोकें। तीसरी रिफॉर्म ये करें कि अदालतों को ठीक करें, अपने पुलिस सिस्टम को ठीक करें। मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं अपने आप को पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट समझता हूं। मेरे ख्याल में कोई सोसाइटी, तरक्की करना तो बहुत दूसरी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। एक सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? लॉ एंड ऑर्डर की। वहां पे किसी को अगर कोई जुर्म करे उसको सजा दी जा सके, और अगर किसी पे गलत कोई केस हो उसको इंसाफ मिल सके। ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं कंट्री के अंदर। आपकी जुडिशरी का जो इस वक्त 129वां नंबर है, 129 आउट ऑफ 140 कंट्रीज। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत है या जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत है? इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात अभी हम कर लेते हैं, चलिए आप कहते हैं तो ये भी बात कर लेते हैं। आप आईएमएफ से कर्जा लेने आए हैं, मुझे ये बता दें कितना प्रोग्राम है आपका? 26वां प्रोग्राम है ये। आप पहले 25 प्रोग्राम आपने आईएमएफ के किए, उस वक्त भी तो रिफॉर्म। अब तो आप रिफॉर्म बल्कि करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आपका बजट तो आईएमएफ बनाएगा। क्या आईएमएफ आपको इजाजत देगा रिफॉर्म करने की? आपकी रिफॉर्म्स तो आईएमएफ करेगा ना भाई। आप कौन होते हैं रिफॉर्म करने वाले जब बजट वो बनाएंगे तो? और दूसरा, उसमें मैं ये कहने वाला हूं आपको, किसी के मुंह से 2 लफ्ज आपने सुने हैं कि अपने बच्चों को आगे पढ़ा के आगे किस तरह लेकर जाना है? इनको इंग्लिश और मैथ कौन पढ़ाएगा? आप जिहाद के टोन से बाहर निकलने की सलाहियत रखते हैं मैं आज, बल्कि मैंने अगले दिन किसी जगह कहा है, मैं बार बार हिस्ट्री को कुरेदता रहता हूं, उसके बारे में जो डिफरेंट ओपिनियन लोगों की होती है वो देखने की कोशिश करता रहता हूं। मेरे अगले दिन मैंने ऐसे पढ़ा है अपना कार्ल मार्क्स के हवाले से। उन्होंने कहा है कि मजहब जो है, रिलीजन, ये इज ओपियम फॉर सोसाइटी, इज ओपियम फॉर द कंट्री, इज ओपियम फॉर द पुअर पीपल। अब गरीब लोगों को आप नशे पे लगा दे, मजहब के नशे में डाल के, और इसी चीज को, मजहब को, जो ऊपर वाले लोग हैं, जो रूलिंग क्लास है, वो एज ए टूल इस्तेमाल करती है। देख लें जरा पाकिस्तान में हालात। हर पार्टी जो है वो इसको, मजहब को इस्तेमाल कर रही है। हर पार्टी मजहब को इस्तेमाल कर रही है। जिहाद 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 जिहाद, पता नहीं क्या बात। और आपको मालूम है कि आपने ना माजी में जिहाद किया है, ना फ्यूचर में करने की सलाहियत रखते हैं, ना इस वक्त जिहाद की जरूरत है। मैंने इस्लामिक लॉ को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। एक सर्टन सर्कमस्टांसेस में जिहाद वाजिब होता है, जो कि मेरा ख्याल है मॉडर्न पीरियड के अंदर पॉसिबल ही नहीं है।
मैं अमेरिका में बैठा हूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है, मुझे मुकम्मल आजादी है अपने मजहब की, मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी। मेरी मजहबी आजादी यहाँ पे पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से ज्यादा मजहबी आजादी मैं, ना सिर्फ मैं बल्कि दूसरे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये जिहाद, ये ड्रामा, टोपी ड्रामा सारा करते, सारा दिन करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर 3 साल आपको चाहिए तो मेरे ख्याल में ये आइडिया ड्रॉप कर दें, और इकोनॉमिक रिफॉर्म करने से पहले आईएमएफ से इजाजत लें कि वो आपको अलाउ भी करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा, जिस तरह मैंने आपको कहा था, मैं अभी तक मेरे कान आंखें तरस रही हैं कि कोई मुझे ये बताए कि बच्चों को हमने इंग्लिश और मैथ की तरबियत किस तरह दी, हमने अगली सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह लेके आगे बढ़ना है। आज की गिवन डेट तक तो ट्विटर आपका बंद है, और आज आपके मतलूबा अदारे कई जो हैं वो गए वहां पे, उन्होंने कहा ट्विटर हमने खुद बंद कर रखा है क्योंकि हमारा ट्विटर के ऊपर कंट्रोल नहीं। साथ एक मिसाल दी गई है, मैं उस पर भी खैर एग्री करूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से दूसरी साइड के बयान आते हैं, जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जब तक कंट्रोल नहीं है? आप देख लें, भारत के अंदर पाबंदी है कई चैनलों पे, अमेरिका के अंदर टिकटॉक पे पाबंदी लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो दर हकीकत सोशल मीडिया भी दूसरी साइड पे आउट ऑफ कंट्रोल है। इसकी एक मुनासिब बैलेंस होना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में काफी चीजों की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी जो सानिया भावल नगर हुआ है, उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है कि इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो एक अपना अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, आपको चाहिए कि उसको करके कौम को इत्मीनान में ले। पीपल आर सीरियसली डिमोरलाइज्ड पीपल। अब मेरे जैसे लोग यहाँ पे बैठे जो आरजू, जिनके पास उम्मीद की कुछ किरणें थी काजी फाइज ईसा के हवाले से और नए आर्मी चीफ साहब के हवाले से, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी मायूसी में फिसलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया गया। मेरे जैसे कई लोग ये जो एंटी वॉर हैं, एंटी जंगे, जो मैं हम लोग नहीं चाहते कि खराबी हो, मैं बिल्कुल उनका सबसे बड़ा एडवोकेट हूं। मैं अभी तक ये सुन नहीं पाया कि आपने कहा हो कि पड़ोसियों से रिलेशनशिप किस तरह ठीक करने। मैं जब पड़ोसियों के हवाले से करता हूँ, मुझ पे सबसे बड़ा लेबल लगा दिया जाता है कि ही इज प्रो इंडिया। ठीक है, नहीं भाई, अफगानिस्तान से ठीक कर लें आप ईरान से ठीक कर लें, कहीं से नहीं चाइना से ठीक कर ले भाई। चाइना के छोड़ के भाग गए दासू डैम में, जो आपने उनके शहरी मारे हैं, वो भाग चुके हैं वहां से, ठीक कर ले। चले कहीं से तो शुरुआत करेंगे चीजों की। मैं तो ये चाहता हूं कि बल्कि मैं, जब कौमें आसूदा होती हैं तो चीजें सब नीचे आ जाती है। बल्कि मैं दूसरी साइड पे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान का, आपके पड़ोसी का ठीक होना जरूरी है कि पाकिस्तान सांस ले, मुआशी तौर पर बेहतर हो, तालीम हो। वो कहते हैं ना, खुद भी आराम से रहेंगे, आपको भी आराम से रहने देंगे। पड़ोस में आग लगेगी तो अंगारे आपकी तरफ भी आएंगे। बिल्कुल अंगारे आए ना आए, हीट आएगी आपकी तरफ। आपको भी अपने डिफेंस पे बिलियंस डॉलर्स लगाने पड़ेंगे उस रीजन के अंदर। मैं, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। आई बिलीव इन, जब एटॉमिक पावर भी यूज करने के बाद टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी करनी हो तो पहले ही डिप्लोमेसी से शुरू कर लें चीजें। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन चलें अगली चीज पे चलते हैं। जो अगला, खासकर मुझे कल इत्तेफाक 2 दिन हुआ कि मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा और मुझे कंपेयर करना पड़ा, कंपेयर मैं करना चाहता था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लोकल मैनिफेस्टो। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, मैंने उसको नाम दिया था इंडिया मैनिफेस्टो वर्सेस ग्लोबल भारत। मैं बड़े एहतियात से लफ्जों को इस्तेमाल करूं, ग्लोबल भारत का मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो के अंदर ग्लोबल साउथ की बारे, साउथ चाइना सी के बारे में, ग्लोबल साउथ के बारे में बात की गई है, डायस्पोरा के बारे में बात की गई है, उस सागर के बारे में बात की गई है कि हमने इंडियन ओशन के अंदर अपना रोल क्या प्ले करना है, मिनरल्स के साथ क्या करना है। तो एक ग्लोबल वर्सेस इंडिया, तो एक कंपैरिजन इसका मैं कर सकता हूं। लेकिन उसके अंदर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जो मजीद इस चीजों को पढ़ता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू अ लिबरल पार्टी ऑफ इंग्लैंड और डेमोक्रेट पार्टी ऑफ अमेरिका, और बीजेपी इज फार राइट, बिजनेस फ्रेंडली, और दूसरा फेथ बेस्ड, और ये सारी चीजें, दिस मेक्स देम एज द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है। उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आई हैव गॉन टू इंडिया, आई हैव सीन इट विद माय आईज। मेरा फिर दोबारा जाने का प्रोग्राम है, वहां जाने का जाना है। मैंने आपको बताया था कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिलीवर सम लेक्चर्स ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स।
उसके हवाले से जाऊंगा और फिर दोबारा इलेक्शन को मैं देख कर आऊंगा अपनी ऑब्जर्वेशन। लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड कि मोदी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके जो 10 साल हैं कंपेयर किया जाए तो पिछले सालों से, देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर हु हैज डिलीवर्ड दिस मच। अब मैं कई दफा कोशिश करता था शायद नेहरू के इक्वल, लेकिन मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन नेहरू राइट नाउ। नेहरू साहब के ऊपर भी कई एलिगेशंस थी, चीजें थी, उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, इतने ऑप्टिक्स खुल के सामने नहीं आते थे। एक चीज जब होती थी और उसके 5 साल बाद पता चलता था कि ये क्या हुआ है। तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ना सिर्फ मैं इंडिया तो अभी कल बना है पाकिस्तान, इससे पहले इस रीजन के अंदर जो होता रहा है, जिस तरीके से इन्वेजन्स होती रही हैं, कॉलोनियलिज्म था यहाँ पे, जंगें होती रही हैं, मैं सारा उसको इन डिटेल अब दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं उसको, और मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया विल राइज, लेकिन इंडिया की राइज होगा अगर वहां पे मोदी साहब या किस तरह मोदी साहब की तरह का नेशनलिस्ट लीडर आगे आएगा तो फिर तरक्की कर पाएंगे। अगर यहाँ से कुछ पीछे हटे, कोलिजन की तरफ गए दुनिया के अंदर, मैं यार सिर्फ भारत के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं तरक्की रुक जाती है। वो पार्टियां एक दूसरे के साथ तनकीद बराए तनकीद लड़ते हैं, अपनी पार्टी लॉयल्टी की बेस पे लड़ते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए, कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है वहां। तो यही हालात पहले अगर देखा जाए तो प्री मोदी हालात भारत के भी यही थे, एक दूसरे के साथ सारा दिन लड़ते थे, पार्टी के साथ सियासी अपनी उसके बेस पे, और उसमें नुकसान कंट्री का होता था, नुकसान वोटर्स का होता था। मेरे ख्याल में इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट, और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही है, otherwise it was not possible जो उन्होंने अचीव किया है, not only nationally बल्कि इंटरनेशनली। बिल्कुल सर, लेकिन साथ अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जब रिजल्ट्स आएंगे तभी वहां पे सही सूरत हाल पता लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ पहले से तो रिजल्ट पता नहीं होता। लेकिन इमरान खान के साथी मरवत साहब का कहना ये कि इमरान खान की गवर्नमेंट हटाने में या गिराने में एमबीएस का भी हाथ है। देखिए एमबीएस का हाथ क्या होना है, मुझे ये बताएं, एमबीएस ने तो नहीं कहा था काले बकरों पे गवर्नमेंट चलाएं। एमबीएस ने थोड़ी कहा था कि 5 बच्चों की मां से शादी करें तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। एमबीएस ने तो नहीं कहा था कि उस्मान बुजदार को आप चीफ मिनिस्टर बना दें। ये सारे क्वेश्चन मार्क है ना, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। मुर्शद ने तो आज फिर आपके आर्मी चीफ को धमकी दे दी उन्होंने दोबारा। उन्होंने कहा अगर बुशरा को कुछ हुआ तो मैं इस कंट्री की ईंट से ईंट बजा दूं। और मैडम बुशरा जो है उनका पेट वैसे ही खराब है, लोगों के होते हैं ऐसे, तो कोई बड़ी बात नहीं। वो बार बार वो शोर कर रहे हैं कि उनको जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। और यार मौसम तब्दील हो रहा है, कोई गलत चीज खा ली होगी, मैदे का इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस हो जाता है, लेकिन वो मौका जाया नहीं होने दे रहे बिल्कुल। बार बार वो आर्मी चीफ को, लेकिन इसमें कसूर मुर्शद का नहीं है, कसूर आर्मी चीफ का है, जिसने जेल को जेल नहीं बनाया। वहां पे मजलिसें लगती हैं, दरबार लगते हैं, बकरे की रानें पकती हैं, वहां पे डेली बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। काश मैं कहता हूं हर पाकिस्तानी को ऐसी जेल नसीब हो, जिसके अंदर सुबह नाश्ता दही और फ्रूट से होता है, जहां बकरे की रान देसी घी में पक के आती है, 7 स्टेशनरी बाइक मौजूद है, 2 नौकर मौजूद है, सारा दिन वकील आते हैं, दरबार लगता है, कोई लतीफे सुनाते हैं, कोई शेर सुनाते हैं। ये जेल है। तो फिर इस तरह, बल्कि एक और बात है, इससे नजर ये आता है कि जिस तरीके से आपकी अडियाला जेल मैनेज की जा रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान को मैनेज किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से। मैंने आपको अल-ऐलान कह रहा हूं, दहशतगर्दी का मसला है, आपकी स्मगलिंग के साथ अटैच है आपका दहशतगर्दी, क्योंकि आप ट्रेड नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं, पैसा उसमें बहुत ज्यादा है, उसके अंदर दहशतगर्द आपके आ जाते हैं, वो फायदा उठाते हैं। और आप अब दूसरी मिसाल दूंगा, आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब, वजीर आजम एक त्यारे के अंदर मौजूद है, और वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर चला है। सऊदी अरेबिया जाने से पहले वो त्यारा जद्दा रुकना था, जद्दा नहीं जाता, मदीना चला। उन 2 त्यारों के अंदर 350 सिविलियन मुसाफिर मौजूद थे। अब इससे क्या होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन क्या है, ये चीयर लीडर है। इनके साथ कौन कौन इनको देख रहे हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी टीम इनको देख रही है। अगर वो इस तरह बिहेव करेंगे तो फिर जो दूसरे साथ सियासतदान है और दूसरे ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरह बिहेव करेंगे, वो तो लोटन डालेगी ना, तबाही फेरेंगे वो तो जब चीयर लीडर ही आगे, जो लीडर ऐसे हों, तो फिर आप अंदाजा लगाए ना मुल्क किस तरह चलेगा भाई, पूछने वाला ही कोई नहीं।
अभी सर अभी पीआईए सर जो 50 लोग छोड़कर आ गया वहां पे जद्दा में, वो कहते हैं जी भूल गए, फिर कहते हैं भूले नहीं खुद छोड़ा है। दूसरी तरफ ये खबर भी चल रही है कि जो सऊदी डेलीगेशन आया है उससे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए पीआईए की, हम प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं तो उसको, और साथ एयरपोर्ट्स को भी। को लगता है इस किस्म की चीजें सऊदी अरब करेगा? देखिए, सऊदी अरेबिया यहाँ सऊदी इंटरेस्ट को वॉच करने आया है, पाकिस्तानी इंटरेस्ट को वॉच करने नहीं आया। मैंने आपको बताया ये ऑक्शन हो रहा है, ये लूट सेल है कि सारा कंट्री फॉर सेल है, जो मर्जी ले जाओ, ये हो रहा है। इससे कौम आगे बढ़ सकेगी? अपने घर को देखें, दो चीज, आरजू आपके सर में दर्द हो तो सर काट लिया जाए तो ये उसका हल है। स्टील मिल करप्ट है, बंद होने को पड़ रही है, उस स्टील मिल को बेच देना ये हल है। पीआईए चल नहीं रही, उसको बेच देना ये हल है। पाकिस्तान चल नहीं रहा, इसको बेच दिया जाए, ये हल है। ये हल क्या है? किसी ने सोचा है कि कौम को पढ़ाना किस तरह है? किसी ने कभी सोचा है एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है? किसी ने सोचा कि एग्रीकल्चर कंट्री है, ज़राअत को किस तरह आगे लेके जाना है? कभी आप फौजी कहते हैं वो हम ज़राअत करेंगे, कभी आप कहते हैं चाइनीज आके वो ज़राअत करेंगे, आज सऊदी कहते हैं वो आकर ज़राअत यहाँ पे एग्रीकल्चर को चलाएंगे। लेकिन किसी ने फंडामेंटल इशू की तरफ तवज्जो दी है कि आपकी अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, आपकी दहशतगर्दी आपके घर में घुस के मार रही है। इन हालात के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई करेगा इन्वेस्टमेंट? वो टोपी ड्रामा है, करें, चलाएं, ले आप। 8 बिलियन यहां से आ रहा है, 5 बिलियन उधर से आ रहा है। आप लंदन प्रॉपर्टी बनाएं अपनी, आप दुबई में प्लाजे बनाएं, क्या फर्क है? यहाँ पे गुर्दे तो देगी तो आरजू काजमी देगी गुर्दे अपने, क्या फर्क पड़ता है? सर आपने इतनी बार कहा किसी का जाए ना जाए मेरा गुर्दा जरूर ये लोग ले लेंगे, क्यों? मैं कहता हूँ मेरे गुर्दे यहाँ काम नहीं पूरे तरीके से कर रहे सारा दिन। मैं कहता हूँ मैं जख्मी मुल्क का जख्मी इंसान हूँ। आप मुझे ये देखें आरजू, आप तो फिर वहां बैठी हैं, 36 साल से मैं मुहाजिर होकर यहाँ जलीलो ख्वार हो रहा हूँ। देखे ना, शौक से आता है, पढ़ पढ़ के लिख लिख के यहाँ पे पहले आके सिस्टम सीखा है, जबान सीखी है, और फिर पीछे से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। मुसलसल नेगेटिव 76 साल से बुरा हाल है सर। आज मैंने 27,000 का एक महीने का बिजली का बिल भरा है, ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तभी आ रहा है। अभी गर्मियों में पता नहीं क्या होगा, लाख लाख के बिल आएंगे लोगों के। एक इंटरेस्टिंग बात था, तो बिजली का बिल आपने याद करा दिया। मैडम फातिमा जो भुट्टो है, उन्होंने असेंबली का ओथ ले लिया और कहते हैं बिला मुकाबला आए हैं। तो उसके मुकाबले पे जो बंदा था उसने आके उसकी चीखों पुकार सुना। मुझे उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो कहता जी मुझे पकड़ लिया गया और मुझे कहा गया कि तुम्हारा 4 लाख का बिजली का बिल तुमने नहीं भरा है, इसलिए तुम्हें पकड़ भी लिया और तुम इलेक्शन भी लड़ सकते। कहता मैं जहां रहता हूं वहां बिजली ही नहीं, तो बिल किस चीज का दूं? जिसके पास बिजली नहीं है उसका 4 लाख का बिल आ गया और वो चीख रहा अदालतों के सामने खड़ा हो, कहते मुझे तो वाह कर लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इस असेंबली से कुछ निकलेगा? आप सोच सकते हैं कि इस कौम से कुछ निकलेगा? आरज़ू, मैं सारा दिन वैसे मैं खून के आंसू रोता हूं, आप तो वैसे दूसरे आंसू रोते होंगे। मैं जब बड़े दुख से, जब मैं कहता हूँ मादरे मिल्लत है, मेरी माँ है और 76 साल से ये जालिम उसके कपड़े फाड़ रहे हैं, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, बड़े दुख के साथ, बड़े सर यही हाल इन लोगों का भी जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत भी पाकिस्तान का ख्याल है, वो सभी बहुत परेशान है, लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सर आपके साथ फिर बात होती रहेगी और हम बाकायदा इलेक्शन पे बहुत नजर रखेंगे मोदी जी की। बड़ा इंतजार है सबको। हम इस पे आरजू, मैं आई वुड लव टू, मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च करता हूँ, इलेक्शंस को देखता हूँ भारत के हवाले से। पाकिस्तान जहां जहां भी सियासत, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरा दिस इज माय सारी जिंदगी मैंने यही पढ़ा है लॉ स्कूलों में। मेरी ख्वाहिश होगी आरजू आपके साथ बिल्कुल भारत के इलेक्शन पे एक सेगमेंट पूरा किया जाए, क्योंकि मेरे पास काफी नोट्स मौजूद हैं। मैंने जिस आपको बताया, मैंने दोनों मैनिफेस्टोस को आमने सामने रख के दोनों का कंपैरिजन किया है कि कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है और बीजेपी का क्या है, और लोकल मूड क्या चल रहा है वहां पे, लोग चाहते क्या है। और मैं बिलखसूस मैंने आपको बताया पूरे भारत के अंदर मेरा प्यार है, मेरी दोस्तियां हैं। इंदौर है, बिल्कुल काउ बेल्ट है, वहां मेरा बहुत ज्यादा प्यार है। मैं उसको अल ऐलान कहता हूँ कि इट्स माय सेकंड होम। मेरा वहां पे बहुत प्यार है, उस शहर से बहुत प्यार है। और उसके बाद अमृतसर मेरा बहुत प्यार है, मेरा सारी इन चीजों के, भारत का एक एक शहर के अंदर मेरी दोस्तियां हैं, मेरी मोहब्बत है, प्यार है, सबको पता है, इसमें कोई बात नहीं है। और आई एम प्राउड, आई हैव अ प्राइड। बिल्कुल ऐसे ही सर, मुझे भी बहुत प्यार मिला है वहां से, और अब तो जब से मैंने वो घर भी देखा है अपने दादा का, तो और भी ज्यादा अटैचमेंट हो गई है। मैं जाऊंगा, मेरे लिए बड़ा इमोशनल था वो वीडियो को आपका देखा।
और मैं सोच सकता हूं कि आपकी क्या फीलिंग्स बिल्कुल ऐसे ही सर। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।